बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। बानी पीटीआई के जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। एसएचओ थाना आरे बाजार रावलपिंडी ने मुलजिम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। अदालत ने वीडियो लिंक पर जेल से ही समाअत की। तमाम 12 मुकदमात के एसएचओज को रिकॉर्ड समेत कमरा अदालत में बुला लिया गया है। बानी पीटीआई की जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। एसएचओ थाना आरे बाजार रावलपिंडी ने मुलजिम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है और अदालत ने वीडियो लिंक पर जेल से ही समाअत भी की। तमाम 12 मुकदमात के एसएचओज को रिकॉर्ड समेत कमरा अदालत में बुलाया गया है। कमरा अदालत में मौजूद हैं। बानी पीटीआई की जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। खालिद चौधरी मजीद बताएंगे। खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साने 9 मई के मुकदमात के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। बानी पीटीआई के जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। एसएचओ थाना आरे बाजार की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है और अदालत से जेल वीडियो लिंक से इस वक्त भी समाअत का सिलसिला जारी है। तमाम 12 मुकदमात के एसएचओ इस वक्त रिकॉर्ड्स में कमरा अदालत में मौजूद हैं और इस हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग है कि बानी पीटीआई की जीएचक्यू हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई है। जी ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में अब क्या तरीका कार क्या होगा खालिद, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इस वक्त जेल में है, तहवील में है। जी बिल्कुल, वो इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात में पहले से ही जेल में है और इस हवाले से क्योंकि ये एक नया मुकदमा है तो इस हवाले से अगर गिरफ्तारी डालने के बाद अदालत रिमांड देती है तो वो रिमांड की सूरत में पुलिस जो है जेल में ही बानी पीटीआई से जो है उस हवाले से तहकीकात करेगी। ताहम अभी समाअत जारी है और क्योंकि ये केस 9 मई का है जब बानी पीटीआई गिरफ्तार थे, तो इस हवाले से बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनको देखना होगा और आज की समाअत में कुछ ही देर में जो है मजीद अपडेट सामने आ जाएगी। जी अच्छा, जीएचक्यू पर जो हमला किया गया था इसमें और पीटीआई के कौन से बड़े जो लीडरशिप में शामिल अफराद थे वो शामिल हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं? जी जो कबल इस हवाले से एफआईआर सामने आई थी उसमें साबिक वजीर कानून राजा बिशारत और जो साबिक डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी समेत दीगर काफी मुल्जमान थे, लेकिन सर फहरिस्त ये 2 लोग थे जो अहम ओहदों पर भी रहे हैं और इस हवाले से दीगर लोग भी शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारियां पहले से ही डाली गई हैं और वो उस हवाले से ऑलरेडी जो है मुकदमात पर जो है सारा कानूनी अमल चल रहा है। ठीक है खालिद, आप हमारे साथ रहेगा। माहिर कानून हाफिज एहसान साहब भी हमारे साथ हैं। हाफिज साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, अब बानी पीटीआई की जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है और ऐसी सूरत हाल में कानून क्या कहता है, क्योंकि मुलजिम जो है ऑलरेडी तहवील में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। लॉ इसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई शख्स जो है वो एफआईआर के अंदर नॉमिनेट है या उसको बाद के अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसकी कोई भी चीज आती है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर एक एविडेंस आती है या पुलिस को किसी की कस्टडी चाहिए तो उसके लिए वो उसको अरेस्ट डाल सकती है और वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर बड़ा वाज़ेह इसके अंदर लिखा हुआ है। अब इस केस के अंदर भी इस तरह है कि जिस तरह ये मामला था 9 मई का था और उसके अंदर बड़ा सीरियसली जो है वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इंस्टॉलेशंस के ऊपर उसके अटैक हुआ और बहुत सारे आपने देखा है कि लोग इसके अंदर पकड़े भी गए और उसके बाद मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी गया और तकरीबन 103 लोग ऐसे थे जिनको रिकमेंड किया गया था आर्मी एक्ट के अंदर कि उनका ट्रायल होना चाहिए। तो अब ये उसी की एक कंटिन्यूटी है जिसके अंदर उन्होंने पुलिस ने अपना एक प्रोसेस को इनिशिएट किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगा कि किस हद तक जो है उनका रोल है या कनेक्टिविटी है और जब शेप आएगी उसके अंदर वो 173 की रिपोर्ट एक ऐसी होती है कि जिसके अंदर जाके फिर पुलिस अपना चलान जो है वो अदालत के अंदर सबमिट करती है और उससे पहले जो है वो मुल्ज़म को भी इस चीज़ का इस्तेकाक होता है कि उसका जो 161 का बयान जो है वो ज़ाब्ते फौजदारी के तहत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेता है। तो ये सारी चीज़ें एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर और जब फाइनल जो है वो बात जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर जाती है और ट्रायल कोर्ट ही इस चीज़ का फैसला करती है कि ये शख्स जो है इसके खिलाफ इनफ एविडेंस है कि जिसकी बुनियाद के उसे कन्विक्ट किया जाए या एक्विट किया जाए। अच्छा, इस केस का जो ट्रायल है, समाअत है, वो जेल से ही होगी या फिर मुलजिम को अदालत में पेश किया जाना जो है, इस बारे में कानून क्या कहता है?
دیکھیں دو چیزیں ہیں اس چیز کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ اگر روٹین کے اندر چیزیں چل رہی ہوں تو پھر ٹرائل کی وہ جگہ ہوگی جو آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جج ایسا جہاں پہ وہ اپنی سٹنگ کرتا ہے, یعنی کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے. لیکن جس طرح کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے وہ سٹیج ابھی نہیں آئی. ابھی تو یہ ہے کہ ایک اریسٹ ڈلی ہے اور اس اریسٹ کرنے کے بعد جو ہے اگلا پروسیس انویسٹیگیشن ہے, اور انویسٹیگیشن کے بعد جب چلان سبمٹ ہوگا تو وہ ایک ایسی سٹیج آئے گی کہ پھر اس کے بعد پروڈکشن آف ایکیوز جو ہے وہ عدالت کے اندر آتا ہے 265 کے اندر جب وہ پروسیس شروع ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے عدالت کا اس سے تعلق نہیں ہے. ہاں صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے جوڈیشل کسٹڈی کے اندر جو اگر بندہ آلریڈی موجود ہو تو وہاں کے اوپر اگر اسے اریسٹ ڈال دیں اور دوبارہ اس کے لیے ریمانڈ کی ضرورت ہو تو پھر آپ کو جانا پڑتا ہے متعلقہ عدالت کے سامنے, اور وہ عدالت جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر کسٹڈی کا ہونا ضروری نہیں ہے. صرف اگر پیپرز کی بنیاد پہ کہہ دیا جائے کہ آلریڈی وہ شخص جو ہے وہ جیل کے اندر ہے اور اس کی ٹریولنگ جو ہے وہ سیکورٹی کے اندر ہے تو عدالت اس چیز کو کنسیڈر کر دیتی ہے. اور دوسرا صورت یہ ہے کہ اگر عدالت پھر اسپیسیفک آرڈر کرتی ہے کہ نہیں اس کو پروڈکشن ہی کیا جائے تو اس کے اوپر پھر اور بات ہے. اور جس طرح یہ چیزیں چل رہی ہیں ساری جو ہے اس کے اندر تو لگ یہی رہا ہے کہ جو کیسز جو تھے وہ آلریڈی اڈیالہ جیل کے اندر ہی چل رہے ہیں, تو اگر کسی سٹیج پہ آئے گا تو وہ عدالت جو ہے وہاں پہ جا کے بنے گی اور وہاں پہ ایک اپنا جو بھی پروسیس ہے چلان کے بعد وہ آئے گا. ابھی یہ ساری انیشیل سٹیج ہے. جی ابھی انیشیل سٹیج ہے, مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ہی ان کو رکھا جائے گا, وہیں سے انویسٹیگیشن اور دیگر پروسیجر جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے, مطلب جیل جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کی صورتحال میں وہ نہیں بدلی جائے گی؟ نہیں, وہ دیکھنا کہ اسلام آباد اور پنڈی کی جیل تو ایک ہی ہے. اسلام آباد کے اندر تو جیل ہے ہی نہیں ہے, اور ابھی بھی جو ان کے کیسز اسلام آباد کی حد تک ہے, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو ایڈیشنل سیشن جج نے سزا دی تھی اگینسٹ جو آپ کا الیکشن کمیشن کے لاز کے تھے تو وہ اسلام آباد کا جج تھا, لیکن سزا جو تھی وہ انہوں نے سرو کر رہے تھے وہاں پہ اڈیالہ جیل کے اندر. اسی طرح توشہ خانہ والا جو کیس ہے وہ ادھر اسلام آباد کے نیب نے کیا, لیکن ان کو کسٹڈی جو ہے ملزم کو اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے گا اور وہیں سے انویسٹیگیشن کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا. بڑی خبر ہے یہ جس کے بارے میں اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب, ماہر قانون ہمارے ساتھ تھے, ہمارے نمائندے خالد چودھری ہمارے ساتھ تھے. تمام تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. خالد, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک اور خبر, 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. شہزاد اکبر اور زلفی بخاری کے تمام اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. احتساب عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے. فرح گوگی اور وکیل ضیاء المصطفیٰ نسیم سمیت دیگر ملزموں کے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. احتساب عدالت نے تمام ملزموں کے دائمی وارنٹ بھی جاری کر دیے ہیں. ملزمان کے نام رجسٹرڈ تمام گاڑیاں بھی ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عدالت نے اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد تمام ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. ادھر چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس 6 کرپشن کیسز بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. میاں محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں نیب تحقیقات بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کے خلاف سیف سٹی کرپشن کیس کی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. سی ڈی اے افسران کے خلاف پاک انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی انکوائری بند کر دی جائے گی. وفاقی حکومت کے افسران کے خلاف من پسند افراد کو بھرتی کرنے کی انکوائری بھی بند کرنے کا فیصلہ. شاہد ملک اور شہباز یاسین ملک کے خلاف بھی انکوائری اب نہیں چلے گی. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 2 امیدواروں کو کلین چٹ دے دی ہے. پی ٹی آئی کے امیدوار شہریار آفریدی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. شہریار آفریدی این 35 کوہاٹ سے امیدوار ہیں. پی ٹی آئی کے ایک اور امیدوار شاندانہ گلزار کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. شاندانہ گلزار پشاور کے حلقے این 31 سے الیکشن میں حصہ لیں گی. شہریار آفریدی کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس عتیق شاہ اور شاندانہ گلزار کی اپیل پر جسٹس شکیل احمد نے سماعت کی. ریٹرننگ افسران نے دونوں کے کاغذات مسترد کر دیے تھے. پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور اعتراض کنندہ کیپٹن ریٹائرڈ سفتر کو نوٹس جاری کر دیا. ایف آئی اے سے کیس کا ریکارڈ بھی 11 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے. اعظم سواتی کے کاغذات ایف آئی اے کیس میں اشتہاری ہونے پر مسترد کیے گئے تھے. پی ٹی آئی کو لاہور ہائی کورٹ سے ایک اور ریلیف مل گیا ہے. عثمان ڈار کی والدہ کو سیالکوٹ سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائیبونل نے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. آر او نے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار اور بھابھی روبا عمر کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے اپیل پر سماعت کی. ریحانہ ڈار این 71 سیالکوٹ سے پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ خواجہ آصف سے ہوگا.
और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए क्लीन चिट मिल गई है। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। जस्टिस अरशद हुसैन ने नमाज दी है कि किसी ने गलत मालूमात दी हैं तो बंदा इलेक्शन के बाद भी नाअहल हो सकता है। NA 132 लाहौर से भी शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीगी रहनुमा दानियाल अजीज की बीवी महनाज अजीज की अपील मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के एपलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। एपलेट ट्राइब्यूनल ने महनाज अकबर अजीज को PP 56 नारोवाल से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। वेलकम बैक नाजरीन। अहम खबर है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस की समाअत अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अदम पेशी पर उन्हें एक बार फिर नोटिस जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह से। जी जुनेद। देखिए, बैंकिंग कोर्ट में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर के खिलाफ जाली अकाउंट केस की समाअत की गई थी। समाअत के दौरान अब्दुल गनी मजीद और जो दीगर मुल्जिमान थे इस मुकदमे में वो अदालत में पेश हुए। ताहम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जब कमरा अदालत में तलब किया गया तो वो पेश नहीं हुए, जबकि उनके वकील का कहना था कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को नोटिस मौसूल नहीं हुए, लिहाजा दोबारा से नोटिस किए जाए। अदालत ने दोबारा से नोटिस जारी कर दिए गए हैं उनकी अदम पेशी पर। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। नवाज शरीफ को हटाने की आलमी साजिश में मोहरे काम आए। बानी PTI ने 4 साल में कौन सा काम किया जो सहूलतकारी आज भी जारी है। बानी PTI ने जेल से इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां दी। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ कहते हैं कि क्या ACP ने इनके खिलाफ मुकदमे के लिए दरखास्त दी? निस्फ सदी बाद भी जुल्फिकार अली भुट्टो का केस लगा हुआ है तो वो तो रेफरेंस के फैसले पर वापस नहीं आ सकते, लेकिन ऐसी मिसाल कायम कर सकते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। फैसले के बावजूद जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो या नवाज शरीफ को आलमी कुव्वतों की भी साजिश थी हटाने में और यहाँ के मोहरे काम आए। साइफर पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में पाकिस्तान की जो जग हसाई हुई, जो कानूनी तकाजे थे, क्या इसको सहूलतकारी नहीं कहते? निस सदी गुजरने के बाद भी जुल्फिकार अली भुट्टो का केस लगा हुआ है। हम देख रहे हैं जुल्फिकार अली भुट्टो फैसले के बावजूद वापस तो नहीं आ सकता, मगर एक ऐसी आप नज़ीर पैदा कर सकते हैं, ऐसी नज़ीर बना सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान की वापसी के खिलाफ केस की समाअत जारी है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर शाह महमद ने अदालत में जवाब जमा करा दिया है। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर के पहुंचने तक अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया है। इस बारे में मजीद डिटेल्स हमारे नुमाइंदे शाहिद खान से हम जानते हैं, जो कि हाई कोर्ट में ही मौजूद हैं। शाहिद, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, जो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से दूर दूर की बेंच है आज उस केस की समाअत कर रही है। केस की समाअत सुबह शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनके वकील है उन्होंने इस्तदा की अदालत को कि चूंकि बैरिस्टर गौहर और उनके जो वकील है वो अभी तक जो है पेशावर हाई कोर्ट नहीं पहुंचे, तो इसलिए उनको थोड़ा टाइम दिया जाए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील ने भी इस्तदा की कि उन्हें भी टाइम दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो है अपना जवाब जमा नहीं कराया। जिस पर जस्टिस इजाज अनवर ने उनको कहा है कि आप फौरी तौर पर जवाब जमा करें, और केस जो था वो 11 बजे के लिए मुलतवी कर दिया था। 11 बजे जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद। लाहौर में हंजरवाल के इलाके से चंद माह पहले अगवा होने वाले नौजवान की खोपड़ी मिल गई है। नौजवान को 10 सितंबर को अगवा किया गया था। आज रावी दरिया के किनारे गड्ढे से खोपड़ी और चंद हड्डियां मिल गई हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है। लाहौर का इलाका है हंजरवाल, जहां से 10 सितंबर को अगवा किया गया था एक नौजवान को, और अभी बताया जा रहा है कि इस नौजवान के खोपड़ी मिली है और इसकी बाकियात जो हैं वो मिली हैं। रावी के दरिया के किनारे एक गड्ढा खोदकर वहां पर ये हड्डियां दबा दी गई थी। ANF का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 7 कार्रवाइयों के दौरान 425 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद की गई हैं। खातून समेत 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन ANF की जानिब से जारी है और इसी क्रैकडाउन में 7 कार्रवाइयों के दौरान
425 किलो से जायद मनशियात बरामद की गई हैं और मुख्तलिफ जो मुल्ज़िमान हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स अहमद कुरैशी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ANF ने जो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और 7 कार्रवाइयों के दौरान 425 किलो से जायद मंशियात जो है वो बरामद करके खातून समेत 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। चनाब टोल प्लाजा गुजरात से 30 किलो चर्च बरामद की गई, 2 मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार किए गए। इसी तरह लसबेला से गाड़ी से 18 किलो अफ्यून और 5 किलो चर्च बरामद करके 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। संबड़ियाल सियालकोट में मुलजिम से 5 किलो हेरोइन और 1 किलो आइस बरामद की गई। नियाजी बस स्टैंड लाहौर के करीब खातून से 3 किलो हेरोइन बरामद की गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदादे मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद। वेलकम बैक। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग का अज़ाब, लेस्को अफसरान और अमला तकनीकी तरीकों से सार्फिन को लूटने लगे हैं। रीडिंग में ताखीर के साथ ओवर बिलिंग के भी झटके आवाम को दिए जा रहे हैं। रवा माह फिर रीडिंग शेड्यूल पर अमल नहीं हो सका। पहले बैच की रीडिंग 6 जनवरी को होना थी, जबकि जो ताहाल शुरू नहीं हो सकी है। कहा जा रहा है कि 6 जनवरी को पहले बैच की रीडिंग थी, जो कि ताहाल शुरू ही नहीं हो सकी है, क्योंकि आज 9 जनवरी हो चुकी है। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग का अजाब भी आवाम को सहना पड़ रहा है। लेस्को अफसरान और अमला अब तकनीकी तरीकों से सारिफिन को लूटने में मसरूफ हैं। और अभी आपको बताएं कि ना बिजली है, ना गैस है, चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गए हैं। इस्लामाबाद के शहरी कहते हैं कि शदीद सर्दी में गैस के बगैर गुजारा बहुत मुश्किल है। इस बारे में मज़ीद सूरत हाल से हमें अपडेट करेंगी हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ। बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया बिजली और गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। एक तरफ मौसम की सख्ती, दूसरी तरफ बिजली और गैस गायब हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। कारोबार की अगर बात करें तो गैस और बिजली के ना होने के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त में से एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कैसे मैनेज कर रहे हैं। कभी बिजली नहीं होती, कभी गैस नहीं होती। ठीक है जी, बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, कभी बिजली नहीं होती, कभी गैस नहीं होती। सर्दियों में गैस बंद कर देते हैं, बिजली की भी गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। ठीक है, बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई इतनी है, बिल इतने भेज देते हैं, गैस बिजली होती ही नहीं है। ठीक है जी बिल्कुल, जो है वो बिल जो है वो भारी बिल भी शहरी अदा करने को तैयार है। भारी बिल बल्कि अदा भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बिजली और गैस दोनों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जी, तालीम के बाद सेहत के मैदान में भी सुपीरियर ग्रुप कामयाबी के झंडे गाड़ने लगा है। इस्लामाबाद में भी CMA हॉस्पिटल का संग बुनियाद रख दिया गया। CMA हॉस्पिटल सेहत के मैदान में जदीद तिब्बी सहूलतों के हवाले से अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस्लामाबाद में CMA हॉस्पिटल के क़याम से शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फ्राहमी में मदद मिल सकेगी। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तालीम के साथ साथ सेहत के मैदान में भी आगे। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी CMA अस्पताल का आगाज। बहरिया टाउन फेज 8 में फ्रेंचाइज डायरेक्टर CMA अस्पताल इंजीनियर करामत ने अस्पताल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उनका कहना था कि CMA अस्पताल पाकिस्तान का तेजी से फैलता हुआ नेटवर्क है, जो बहरिया टाउन के रिहायशियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया करेगा। फ्रेंचाइज डायरेक्टर CMA अस्पताल के मुताबिक अस्पताल के रूह रवां चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का विजन है कि पाकिस्तान में तालीम के साथ सेहत के शोबे में भी पाकिस्तानियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएं। बेहतर और सेहतमंद पाकिस्तान के लिए वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे।